5 मई को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। रामनगरी में पीएम का होगा भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन करने भी जा सकते हैं पीएम। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि मामले पर होगी सुनवाई। भ्रामक विज्ञापन केस में आज कोर्ट करेगा सुनवाई। रामदेव पर अवमानना का आरोप लगेगा या नहीं, तय करेगा कोर्ट। भगवंत मान तिहाड़ जेल में आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। 30 दिनों के अंदर दूसरी बार होगी मुलाकात। केजरीवाल पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के भिंड में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव प्रचार को देंगे धार। तीसरे चरण की चुनावी लड़ाई हुई तेज। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। स्कॉर्पियो गाड़ी पर हाईवे पलटने पर दर्दनाक हादसा। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन। मंडी इलाके में बेदार गांव में भूस्खलन के कई घर क्षतिग्रस्त। भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरा। प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरा। 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली जनसभा 11 बजे महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। पहली जनसभा 11 बजे महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। दूसरी जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में करेंगे। तीसरी जनसभा 2:30 बजे महाराष्ट्र के लातूर में होगी। आज 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरा आज। दो राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली जनसभा 11 बजे की जाएगी। दूसरी जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरा आज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरा आज, जहां पर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पहली जनसभा 11 बजे महाराष्ट्र के मढ़ा में करेंगे। आपको बता दें कि पहली जनसभा 1 बजे महाराष्ट्र के मढ़ा में की जाएगी और दूसरी जनसभा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे और बता दें कि आज प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरा है। वहीं देखा जाए तो बीते दिन जिस तरीके से पुणे में भी प्रधानमंत्री काफी हमलावर होते हुए दिखे, विपक्ष पर काफी तंज कसे, आज भी उसी तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो विपक्ष पर तीखे शब्दों से वार करते हुए नजर आएंगे। सभाएं कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की आज 30 अप्रैल को 4 जनसभाएं हैं और खासकर इन जनसभाओं में वो कांग्रेस को निशाना बनाते हैं और कांग्रेस में जो 70 साल में कांग्रेस सरकारों के द्वारा जो भी किया गया है उनकी खामियों को गिनाने का काम करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को नसीहत देने के साथ ही कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कार्यकर्ताओं और खासकर आम जनता से अपील करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने 10 साल भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है और उनको उनकी जो गारंटी है उनको पूरा करने के लिए उनका अगला 5 साल के लिए फिर मौका दें, ताकि उन गारंटियों को पूरा कर जाए और राष्ट्र को विकसित करने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए जो दावे प्रधानमंत्री की तरह अपनी जनसभाओं में किए जा रहे हैं उनको लेकर वो लगातार वोट मांग रहे हैं। खासकर उनके जो प्रधानमंत्री की आज जो चुनावी जनसभाएं हैं इनमें 4 जनसभाओं को के बारे में आज जो पार्टी कार्यालय की तरफ से दी गई, उसमें पहली यह है कि पहली जनसभा महाराष्ट्र के मढ़ा में प्रधानमंत्री की होगी।
और यह करीब 11 बजे जनसभा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी जनसभा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में करेंगे और इसके लिए समय करीब 1 बजे का रखा गया है। वहीं तीसरी प्रधानमंत्री की जनसभा महाराष्ट्र के लातूर में होगी और यह 2:30 बजे होगी। इसके अलावा चौथी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना के जहीराबाद में होगी। तेलंगाना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री के पास बहुत कुछ रहता है और प्रधानमंत्री इसमें सीधे कांग्रेस को हमला करते हुए 70 साल के जो कांग्रेस के कारनामे हैं या कांग्रेस के द्वारा जो भी गलत खामियां, जो भी गलत कदम उठाए गए हैं या जो भी उनकी कमियां हैं, उनको प्रधानमंत्री पुरजोर कोशिश के साथ अखिलेश जी, वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो साउथ का हिस्सा है वो उस पर बीजेपी की पकड़ कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर मानी जाती है, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद लगातार साउथ में जा जाकर 2 से 3 या 4 रैलियां संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से बीजेपी का जो कार्यशैली देखी जा रही है और जिस तरीके से प्लान उन्होंने बनाया है, तो उसको लेकर के वो साउथ पर फोकस कुछ ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या इस बार जो वोट बैंक पर है, स्थिति की वोट बैंक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साउथ में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी क्या इससे? बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी साउथ की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की पहले से तैयार की गई थी और ये पूरा रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए की गई थी। दक्षिण भारत में जब भारतीय जनता पार्टी की पिछले के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 19 लोकसभा चुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव या उससे पहले के जो भी लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई पहले भी लड़े गए, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम आती रही। हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई और सीटें वहां बढ़ी, 19 में और सीटें बढ़ी। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में बढ़त बनाती है और जितनी सीटें जीत कर आती है, वैसी दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिलती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो रणनीति तैयार की गई थी कि वहां दक्षिण भारत में इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो। खासकर कर्नाटक पर बहुत ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार रह चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कर्नाटक में तो अच्छी सीटें उसको आए। इसके अलावा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी काफी फोकस कर रही है, वहां पर काफी पहले भी जनसभाएं प्रधानमंत्री की कराई जा चुकी हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, इन सब जगह भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही थी और वहां पर प्रधानमंत्री की हर प्रदेश में, दक्षिण भारत के हर प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं कराने की जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से अखिलेश जी देखा जा रहा है लगातार प्रधानमंत्री दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ जो है उसको मजबूत करने की कोशिश में लगातार दौरे कर रहे हैं और वहां पर जनसभाएं, रैलियां संबोधित कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार वोट बैंक पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी दक्षिण भारत की तरफ से देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां पर वो करीब 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 चुनावी जनसभाएं महाराष्ट्र में संबोधित करेंगे और 2 चुनावी जनसभाएं तेलंगाना में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज रामदेव पर होगी सुनवाई। आरोप लगाया जाएगा या नहीं, इस पर होगी सुनवाई। आरोप लगाया जाएगा या नहीं, इस पर होगी आज सुनवाई। रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि आज बाबा रामदेव पर सुनवाई होनी है। इस दौरान कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज रामदेव पर होगी सुनवाई। आरोप लगाया जाएगा या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। इस दौरान रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहेंगे। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज कोर्ट ये तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाएगा या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को की गई थी।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो पतंजलि की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी कड़ी में आज भी सुनवाई होनी है, जहां पर ये तय किया जाएगा कि आज जो आरोप हैं वो लगेंगे या नहीं। क्या कुछ इस पर अतिरिक्त जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में आज पतंजलि के जो भ्रामक विज्ञापन छपाए अखबारों में लगातार जा रहे थे, उनको लेकर बैठक होगी। करीब इन्होंने 67 विज्ञापन पतंजलि के द्वारा अखबारों में छपाए गए थे। इस पर बजट करीब 10 लाख रुपए का दिखाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा ना छपाए जाए और इनका साइज भी छोटा रखा जाए। बावजूद इसके बाबा रामदेव की अगुवाई वाले पतंजलि संस्थान ने लगातार अखबारों में 67 विज्ञापन दिए और वो भ्रामक विज्ञापन थे, जिनके द्वारा जनता में गलत मैसेजिंग जा रही थी और उसमें भ्रम लोगों में अंदर फैल रहा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन की बेंच लगातार सुनवाई कर रही थी। और पिछली जो सुनवाई हुई थी उस पर बालकृष्ण को भी, आचार्य भास्कर को भी कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के द्वारा भी माफीनामा भी कहा गया था, उसमें भी उनको छूट नहीं दी गई थी और बार बार उनको बुलाया गया। जस्टिस 2 जस्टिस की बेंच में ये लगातार ये कहा जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था, उसके बावजूद भी पतंजलि के द्वारा इस तरह के भ्रामक विज्ञापन क्यों छपवाए गए। इसके बाद में बाबा रामदेव ने कहा कि वो माफीनामा देने को तैयार है, वो माफी मांगने को तैयार है। आचार्य बालकृष्ण से सुप्रीम कोर्ट में बहुत तीखे सवाल पूछे गए थे, वहां उनसे भी माफीनामे के लिए उन्होंने कहा कि मैं भी माफीनामा देने को तैयार है। हालांकि पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा माफीनामा अखबारों में छपवाया गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की आज तारीख में फैसला आना है कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर क्या फैसला सुनाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लगातार 2 जस्टिस की बेंच की लगातार ये कहते चले आ रहे थे कि जब पहले भी उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों को न छपवाया जाए, इससे जनता के अंदर भ्रांतियां पैदा होती हैं, उनके अंदर एक गलत मैसेज जाता है। बावजूद इसके पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा इस तरह के 67 विज्ञापन छपवाए गए अखबारों में और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन की सुनवाई करेंगे और इस सुनवाई में आज आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के खिलाफ क्या फैसला आता है, इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और इसके लिए हमें कोर्ट की सुनवाई का भी इंतजार करना होगा। उसके बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट होती नजर आएगी कि जो पतंजलि पर मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्हें राहत भी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज पतंजलि केस पर सुनवाई होनी है, रामदेव पर सुनवाई होनी है, जहां पर विज्ञापनों को लेकर के ये तय किया जाएगा कि आरोप लगेगा या नहीं। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि रामदेव और बालकृष्ण की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हैं या फिर उन्हें राहत मिलती है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। तिहाड़ जेल में आज जाकर मिलेंगे पंजाब के सीएम। 30 दिनों के अंदर दूसरी बार की जाएगी मुलाकात। केजरीवाल पर आज कोर्ट में भी होगी सुनवाई। आपको बता दें कि आज तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं केजरीवाल पर आज कोर्ट में भी होगी सुनवाई। तिहाड़ जेल में आज जाकर मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। 30 दिनों के अंदर करेंगे दूसरी बार मुलाकात।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि जो है पंजाब के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, जहां पर वो केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आज दूसरी बार अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे। पिछली बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात करीब 30 मिनट चली थी। उस दौरान भगवंत मान ने तमाम तरह के तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाए थे कि उनकी मुलाकात एक गंदे शीशे से कराई गई थी कि एक तरफ केजरीवाल थे तो दूसरी तरफ भगवंत मान थे और वो शीशा काफी गंदा था। इस तरह के तमाम तरह के सवाल तिहाड़ जेल प्रशासन पर भगवंत मान के द्वारा उठाए गए थे कि किस प्रकार दिल्ली की जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल प्रशासन ने पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कराई थी। हालांकि इन तमाम सवालों का जवाब तिहाड़ जेल की तरफ से नहीं दिया गया था। आज एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने तिहाड़ जेल में जाएंगे, जहां अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। हम आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में एक चुनावी रैली के दौरान बरनाला में ये कल ऐलान किया था कि वो दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से आज मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात को बहुत अहम इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है, उन रणनीतियों के तहत भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं और उन पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली का माहौल बना हुआ है, पंजाब का जो माहौल बना हुआ है, उसको आगे कैसे बढ़ना है, चुनावी नई रणनीति क्या तय करना है, चुनावी प्रचार में नया एजेंडा क्या शामिल करना है और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खासकर पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए चुनावी रणनीति क्या होगी। इन तमाम तरह की चर्चाओं के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में दोपहर में मुलाकात करेंगे। अभी समय बिल्कुल कंफर्म नहीं किया गया। ये बताया जा रहा है करीब 12 से 1 बजे के बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जा सकते हैं और लोकसभा चुनाव के अलावा जी। और अखिलेश जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने पहुंचेंगे और उसके बाद देखा जाए तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई भी होनी है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या जो मुलाकात हो रही है वो भी इसको देखते हुए मुलाकात की जा रही है भगवंत मान की ओर से कि आज कोर्ट में सुनवाई भी होगी, तो क्या इस पर भी कोई चर्चा की जा सकती है दोनों के बीच? बिल्कुल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात होगी तो इस पर चर्चा होना बाजी है। और चर्चा होगी कि अगर आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई भी फैसला आता है, कोई भी कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाता है या कोई कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया जाता है जिसका दिल्ली की राजनीति पर फर्क पड़ सकता है, आम आदमी पार्टी पर फर्क पड़ सकता है, दिल्ली की चलती हुई सरकार जो अभी केजरीवाल की अगुवाई में चल रही है, केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए माना जा रहा है कि जब भगवंत मान केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे तो आज के कोर्ट में जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई के अंदर बातें होंगी, जो भी दिशा निर्देश वहां से कोर्ट से जारी किए जाएंगे, उसकी रणनीति को लेकर भी भगवंत मान आज केजरीवाल से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुलाकात की बात सामने आ रही है तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है विशेष चर्चा की जाएगी दोनों के बीच। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए तिहाड़ जेल आज पहुंचेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो वहीं आज केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर मनीष सिसोदिया पर आज बड़ा फैसला, जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा फैसला।
मनीष सिसोदिया पर आज बड़ा फैसला। जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा फैसला। मनीष सिसोदिया पर आज बड़ा फैसला। जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा बड़ा फैसला। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगा बड़ा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले की वजह से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगा बड़ा फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में फैसला आ सकता है और इसको लेकर के ईडी लगातार विरोध करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो जो गवाह हैं उनको जो है भ्रमित कर सकते हैं और इस तरीके से ईडी जो है उनकी जमानत याचिका को रोकने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी 24 अप्रैल की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। राउरकेला कोर्ट में पिछली बार 24 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसमें मनीष सिसोदिया के द्वारा अंतरिम जमानत की मांग की गई थी और उसमें कहा गया था कि उनके द्वारा कोई भी शराब घोटाले में ऐसा लिंक नहीं जोड़ा गया है या कोर्ट को या ईडी को जांच में कहीं भी इस तरह का कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है कि जिसके द्वारा मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाए। हालांकि ईडी लगातार इसका विरोध कर रही थी कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत दे दी जाएगी तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से लगातार ये पक्ष रखा गया और कोर्ट को भरोसा भी दिलाया गया था कि वो किसी तरह की अंतरिम जमानत अगर को दी जाती है तो किसी तरह से वो कोई भी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर कोई पूछताछ की जाती है तो उसमें वो पूछताछ सहयोग करेंगे। इसके अलावा गवाहों से वो कोई भी किसी तरह की वार्ता नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर लगातार उनके द्वारा पक्ष रखा जा रहा था। मनीष सिसोदिया के वकील ये भी लगातार कोर्ट को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका, अंतरिम जमानत मंजूर की जाए। जब भी कोर्ट जो भी दिशा निर्देश देगा उनको मनीष सिसोदिया के द्वारा पालन किया जाएगा। हालांकि अब फैसला 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था कि मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत मंजूर की जाए या नहीं। उस पर आज फैसला आना है तो ये देखना होगा आज कोर्ट में जब फैसला सुनाया जाएगा तो उस फैसले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलती है या फिर अभी कोर्ट में कोई और फैसला आता है और मनीष सिसोदिया को जेल में अभी और रहना पड़ता है। हमको इंतजार करना होगा कि कोर्ट के फैसले तक क्या होता है। बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी जिससे वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार भी कर सके, तो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल कोर्ट के आदेश का जो है इंतजार करना होगा और देखते हैं कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में फैसला होगा और इसको लेकर के सीबीआई उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही है। सीबीआई का कहना है कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो इससे जो गवाह हैं, सबूत हैं, उन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मनीष सिसोदिया उन पर दबाव डाल सकते हैं। फिलहाल कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। तो वहीं राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है जहां पर कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए टेंशन वाली खबर। कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए टेंशन वाली खबर, हो सकते हैं खून के थक्के जमने जैसे साइड इफेक्ट। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कबूली ब्लड क्लॉटिंग की बात। एस्ट्राजेनेका ने मानी वैक्सीन से साइड इफेक्ट की बात। समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की हालत से टेंशन। ब्रिटिश कोर्ट में साइड इफेक्ट पर क्या बातें स्वीकार।
कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। कंपनी ने पहली बार माना गंभीर साइड इफेक्ट की बात। कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए टेंशन वाली खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक खबर सामने आ रही है जहां पर ब्लड क्लॉट यानी कि खून के थक्के जमने जैसे साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है अभी तक, इस पर क्या मामला संज्ञान में लिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि जब कोविड का समय चल रहा था, उस समय कोविड वैक्सीन लगाने का काम तेजी से चल रहा था। उस समय लोग कोविड से अपने को बचाने के लिए कि किसी तरह से उनको कोविड का प्रभाव आगे ना हो, इसके लिए लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा था और लोग लाइन में लग के भीड़ के साथ वैक्सीन लगवा रहे थे। लेकिन तब ये लोगों को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जो वैक्सीन आज वो लग रहा है, इसका असर उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद देखने को मिलेगा। और उस असर भी ऐसा होगा कि उसमें लोगों की हार्ट अटैक की ज्यादा संभावनाएं बनेगी। आपको बता दें, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वैज्ञानिकों तरफ से लगा भी कहा जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ भी लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन उसने कोविड से बचाने के लिए लोगों के द्वारा हुआ था, लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई थी, उसमें क्या हुआ कि वो वैक्सीन का असर ऐसा हो रहा है कि लोगों का ब्लड गाढ़ा हो रहा है। उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन उतने फ्लो के नहीं हो रहा है, जिससे लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे, लोग जिम कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, कहीं पर भी लोग रेस लगा रहे थे, अचानक क्या होता है कि उनको ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है और खून का थक्का जमते ही वो गिर जाते, बेहोश होकर उनकी मौत हो जाती। इन रिपोर्ट में, इनकी जांच में लगातार ये आ रहा था कि जो वैक्सीन इन लोगों के द्वारा ली गई थी, उन वैक्सीन का ही जो असर है उसके द्वारा ब्लड को गाढ़ा कर रहे हैं और ब्लड को गाढ़ा होने की वजह से ब्लड थक्के बढ़ रहे हैं और ब्लड के थक्का बनने की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा हो रही। फिलहाल अब इसमें जो भी तक रखा गया है जिस कंपनी के द्वारा, वो कंपनी के द्वारा कितना विश्वास होता है और कोर्ट क्या करता है, इस पर देखना होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, बेहद गंभीर जानकारी है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए टेंशन वाली खबर है, जहां पर कोविशील्ड के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें खून के थक्के जमने के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कोविशील्ड लगवाने वालों के ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्लड क्लॉटिंग की बात को माना है, स्वीकार किया है इस बात को, और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा है कि हाँ, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं और इससे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे भिंड। तो मध्य प्रदेश के भिंड पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां पर वो 12 बजे एक जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे। आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। इसी कड़ी को देखते हुए आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे भिंड। और तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। आज भिंड में चुनावी जनसभा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे भिंड। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी के भिंड पहुंचने की बात सामने आ रही है, जहां पर वो एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव का सरगर्मी बहुत तेजी के साथ चल रही है और सभी पार्टियों के द्वारा लगातार
ताबड़तोड़ रैली की जा रही है। इसी मद्देनजर आज 30 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है और मध्य प्रदेश के वो भिंड और दतिया की जो एक साथ संयुक्त लोकसभा सीट है, वहां पर वो आज चुनावी जनसभा करेंगे। फूल सिंह बैरवा मध्य प्रदेश कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया एक ऐसी बेल्ट है जिसे सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ये ग्वालियर से सटा हुआ चारों तरफ का इलाका है। इस इलाके में लगातार भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये लगातार इस क्षेत्र में जितना सिंधिया परिवार का यहाँ पर प्रभाव माना जाता है। और जब सिंधिया परिवार कांग्रेस के साथ थे तो यहाँ से कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीता करती थी। जब सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं तो उसके बाद कांग्रेस को भी वहां एक चुनावी टक्कर कड़ी मिलती है। इसी मद्देनजर राहुल गांधी की आज भिंड और दतिया की संयुक्त लोकसभा सीट है, उस पर फूल सिंह बैरवा लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन में आज राहुल गांधी भिंड के एमजीएफ जो बटालियन का मैदान है, उस मैदान पर यहाँ पर रैली करेंगे और रैली के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखे हमले करते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा जो भी जनता के साथ वादे किए गए थे, चाहे जो 2014 के इलेक्शन में उन्हें वादा किया गया था, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी वादे किए गए थे, प्रधानमंत्री की जो गारंटी लगातार लोकसभा चुनाव 2014, लोकसभा चुनाव 2019 में की गई थी, उनको राहुल गांधी लगातार दोहराने की बात करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का जो चुनावी अभियान इस बार चल रहा है, तो किसी भी कैंडिडेट के किसी प्रदेश में अगर चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो सबसे पहले वो बेरोजगारी का मुद्दा रखते हैं, महंगाई का मुद्दा रखते हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो भी गारंटी पिछले चुनाव में की गई और लगातार सरकार चलाने के बाद जनता से जो वादे करते थे उनको वो मुखरता से रखते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को घेरने के साथ ही उनको आईना दिखाने का भी काम करते हैं कि किस प्रकार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता से चुनाव में वादे तो किए जाते हैं, वो वादे तो जुमले साबित होते हैं और वो किसी भी तरह से जमीन पर उतरते नहीं है और ना ही उन वादों को जनता के साथ भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार पूरा करने में कभी भी आगे नहीं आती है। तो ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। भिंड, मुरैना ये खासकर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस का लगातार गढ़ के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 10 डाकुओं के क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार के दौरान कई बड़े बड़े 10 सम्राटों को यहाँ पर वो हथियार डलवाए गए थे, उनको समाज में लाया गया था, कई को चुनाव भी लड़ाया गया था। इस तरह से उनसे मुख्य धारा में उनको जोड़ा गया था, तो वहां पर कांग्रेस का प्रभाव हुआ था। लेकिन जिस तरह से समय बदली, अटल और वाड़ी की जोड़ी के दौरान मध्य प्रदेश में एक बार जो कमल खिला वो लगातार खिलता ही जा रहा है। इसमें खास भूमिका जो अब तक मध्य प्रदेश के चुनाव में देखी जा रही थी वो शिवराज सिंह चौहान को काफी असर था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को उस तरह से तो आगे नहीं किया और सरकार बनी तो भी उनको पीछे रखा और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो तमाम समीकरण इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बदल गए हैं। ये चुनाव, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उतना आसान नहीं है जितना शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चुनाव हुआ करता था। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की जब आज जनसभा होगी तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर बेहद तीखे हमले करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और जिस तरीके से एक समय पर कांग्रेस का गढ़ रही है ये सीटें और उनको वापस पाने के लिए भी राहुल गांधी जो है मशक्कत करते हुए भी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर आज जांजगीर चांपा में कांग्रेस की पहली जनसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई नेता इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। तो आज जांजगीर चांपा में कांग्रेस की पहली जनसभा होनी है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान उनके साथ मंच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को करेंगे संबोधित।
कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। जांजगीर चांपा में आज कांग्रेस की पहली जनसभा होनी है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस की पहली जनसभा आज। और इसी बीच रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी से नेता आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाएंगे। एक दुष्कर्म की जवाबदेही लेंगे। जब वो एक एक वोट मांग रहे थे तो अब एक एक दुष्कर्म की जवाबदेही दें। तीसरी बात, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ के भाग गया। कैसे भागा? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनके पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके पूरे कस्टम्स ऑफिशियल्स, उनकी पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो एयरपोर्ट पे रहते हैं, क्या केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना वो देश छोड़ के भाग सकता था? नहीं भाग सकता था। तो प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्मों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। और ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुष्कर्मियों को आशीर्वाद देती है। ये बृजभूषण शरण की पार्टी है, ये चिन्मयानंद की पार्टी है, ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसने मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र होने पे उनकी सरकार ने अपना मुंह बंद रखा। ये वो पार्टी है जिसने हाथरस के बलात्कारियों को डिफेंड करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट तक किया था। तो आज देश की हर महिला को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया हर वोट बलात्कारियों के लिए वोट है, दुष्कर्मियों के लिए वोट है, एक महिला विरोधी पार्टी के लिए वोट है। यानी आप लोगों का साफ कहना है, जैसे कि कांग्रेस भी कह रही है, कि उनके भागने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ही हाथ रहा है। बिल्कुल साफ है। आप मुझे बता दीजिए कि एयरपोर्ट्स पर इतनी सिक्योरिटी होती है, एयरपोर्ट्स पे हर 2-2 कदम पर सीआरपीएफ वाले होते हैं, एयरपोर्ट पे हर 2-2 कदम पर कस्टम्स के ऑफिशियल्स होते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि एक व्यक्ति जिस पर इतने घिनौने आरोप हैं एयरपोर्ट से निकल गया, पुलिस ने देखा नहीं, कस्टम्स ने देखा नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने देखा नहीं? बिल्कुल साफ है कि प्रज्वल रेवन्ना का भागना, देश छोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ हुआ है। अरे ये तो वो पार्टी है जिसको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी कब उठ रहे हैं, कब चाय पी रहे हैं, कब केला खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला आदमी देश छोड़ के भाग गया। और हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर आज जांजगीर चांपा में कांग्रेस की पहली जनसभा होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे जांजगीर चांपा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई नेता मंच पर मौजूद नजर आएंगे। खबर जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस की पहली जनसभा होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे सभा को संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभीषण गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। विभीषण, देखा जाए तो जिस तरीके से जो है तीसरे चरण में चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी देखे जाएंगे। जी, आपको बता दें, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जी। और यहाँ जो है बड़े बड़े दिग्गजों का आना हो रहा है। आज उसी को लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जांजगीर चांपा में भाले राय मैदान पे करीब 20,000 जनताओं को संबोधित करेंगे। और जी, विभीषण जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
जी विभीषण जी। हेलो। जी विभीषण जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और वहां पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो क्या बीजेपी की पकड़ जो है मजबूत मानी जा रही है या फिर कांग्रेस की? बहुत शुक्रिया विभीषण जी, ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर पश्चिम बंगाल और गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह असम के प्रदेश कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली जनसभा कटवा पश्चिम बंगाल में होगी, दूसरी जनसभा शाम 7:30 बजे गुजरात में की जाएगी। तो आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल और गुजरात दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल और गुजरात के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के प्रदेश कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पहली जनसभा कटवा पश्चिम बंगाल में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी जनसभा शाम 7:30 बजे गुजरात में होगी। पश्चिम बंगाल और गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह असम के प्रदेश कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली जनसभा कटवा पश्चिम बंगाल में की जाएगी, दूसरी जनसभा शाम 7:30 बजे गुजरात में होगी। पश्चिम बंगाल और गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के प्रदेश कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा आज दोपहर 12:30 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में करेंगे चुनावी बैठक। 2 बजे कनकापीठ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं 3 बजे कर्नाटक के हरवेरी में रोड शो करेंगे। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा है, जहां पर वो कर्नाटक में रोड शो करते हुए नजर आएंगे और उससे पहले दोपहर 12:30 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में एक चुनावी बैठक करेंगे। फिर उसके बाद 2 बजे कनकापीठ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे और 3 बजे कर्नाटक के हरवेरी में रोड शो करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्नाटक दौरा आज दोपहर 2 बजे कनकापीठ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। 3 बजे कर्नाटक के हरवेरी में रोड शो करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा आज दोपहर 12:30 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में करेंगे चुनावी बैठक। 2 बजे कनकापीठ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। वहीं दोपहर 3 बजे कर्नाटक के हरवेरी में करेंगे रोड शो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन, मंडी इलाके के बेदार गांव में हुआ भूस्खलन और भूस्खलन का खौफनाक वीडियो भी आया है सामने। भूस्खलन में कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन, मंडी इलाके के बेदार गांव में भूस्खलन की वारदात सामने आई है, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है और इस भूस्खलन से कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हुआ है भारी भूस्खलन, मंडी इलाके के बेदार गांव में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने। भूस्खलन से कई घर बुरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त और ये वीडियो जो है वो भी सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भूस्खलन की वजह से कुछ घर जो हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। भूस्खलन का ये खौफनाक वीडियो देख सकते हैं आप, इस तरीके से भूस्खलन की वजह से कई घर इसकी चपेट में आ गए और कई घर इस भूस्खलन में क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं।
तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से भूस्खलन का वीडियो सामने आया है, जहां पर भारी भूस्खलन से कई घरों को क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो मंडी इलाके के बेदार गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर भूस्खलन हुआ और इससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बिहार से बता दें, जहां पर बिहार के भागलपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 6 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ये सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर बारात जा रहे थे। स्कॉर्पियो में गाड़ी के ड्राइवर समेत कुल 9 लोग सवार थे और इसी दौरान नेशनल हाईवे 80 पर घोघा थाना क्षेत्र के आमापुर गांव के पास छर्री लदा ट्रक स्कॉर्पियो पर पलट गया। घटना के बाद हड़कंप मच गया और पल भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। और घटना को लेकर यह बात सामने आ रही है कि ट्रक के टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। बारात मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से श्रीमदपुर जा रही थी। सुनील दास के बेटे मोहित की शादी थी। ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो से बारात कहलगांव की ओर जा रही थी और उसी समय ये छर्री लदा ओवरलोड ट्रक सामने आ गया। सड़क निर्माण के कारण एक तरफ रोड ऊंची है तो दूसरी तरफ नीची। ट्रक का टायर फटा और जिससे ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और वो स्कॉर्पियो पर पलट गया। मुंगेर जिला से तिरुपति ओमपुरी करता है, घोघा के बीच में जो ओमपुरी बस्ती पड़ता है, वहीं पर जो है हम लोग खड़े थे जाम में और उधर से जो है ना आगे से हाईवा जो है क्रॉस करने लगा। जस्ट हमारे गाड़ी के निकट आया हाईवा, वहाँ पर जो है उसका बहुत जोर से आवाज हुआ, मतलब पत्ती टूट गया। उसी जगह पत्ती टूटा कि हमारे ऊपर जो है गाड़ी पलट गई। क्या लगता है ओवरलोडिंग की वजह से ऐसी हादसा? हाँ, ओवरलोडिंग की वजह से हुआ। पूरा फुल था, 1100 लोड था। कितने लोगों की मौत हुई, कितनी घायल? मौत हुए उसमें जो है ड्राइवर लगा के हम लोग 10 आदमी थे और उसमें जो है 3 गो का जो जिसमें कि हमको भी चोट लगा है और 2 गो का पैर टूटा हुआ है, 2 गो गंभीर घायल है और जो है उसमें जो 6 गो का वहीं पर प्लॉट में स्पॉट डेट कर गया। क्या नाम था? और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।